A very healthy and warm good morning to all of you. Welcome back on my YouTube channel. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Today we shall study about human reproduction in biology class 12th. So let us discuss about this chapter. प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज मैं जिस चैप्टर के बारे में बायोलॉजी में पढ़ाने जा रहा हूँ यानी जीव विज्ञान में, वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मानव जनन क्या है और इस चैप्टर में हम लोग किन किन तथ्यों पर अवलोकन करेंगे और किन किन तथ्यों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन। सबसे पहले मानव जनन ये चैप्टर में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसको अध्ययन करने के लिए आइए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। सबसे पहले अगर आप यहाँ ध्यान दें, ह्यूमन डैट मीन्स मानव और रिप्रोडक्शन, री डैट मीन्स री इज द रूट वर्ड, डैट मीन्स पुनः, यानी री का अर्थ होता है दोबारा, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन यानी कि पुनः उत्पादन। क्या अर्थ है इसका, आइए समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। मानव जीवन की उत्पत्ति एवं उसके कारणों पर विवेचना करते हुए मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से आप लोगों को डिटेल स्टडी कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी एक ग्रह है और यह ग्रह इसलिए सबसे सुनहरा, सबसे बढ़िया और सबसे उत्कृष्ट है और अपने आप में सौंदर्य को संजोए हुए है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव एवं जंतु विविधताओं को लेकर जन्म लिए हुए हैं और इनकी अपनी अपनी कहानी है। तो इसी कहानी में पहले कहानी ये है कि मानव जीवन की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई और मानव जनन के बारे में जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी से मानव जीवन की उत्पत्ति का विकास का पता चलता है। फिलहाल हमें इन चीज़ों को इस चैप्टर में अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जीवन का विकास के क्रम में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हो पाया और चूँकि हम लोग जलीय प्राणी के अंतर्गत आते हैं और इसकी इतिहास बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसको समझने के लिए बहुत समय लगेगा। तो फिलहाल हमें इस चैप्टर को कंसंट्रेट करना चाहिए और इस पर हम कंसेप्ट क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर जनन क्या है। जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करने में सक्षम होते हैं। तो आइए इन चीज़ों को समझते हैं कि आखिर जनन में जब कोई जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसके गुण अभिलक्षण क्या समान होते हैं, क्या उनमें विविधता होती है और ये समान होते हैं तो क्यों और विविधताएं होती हैं तो क्यों। इन सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जनन की डेफिनेशन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 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 इज द प्रोसेस। Reproduction is the process in which a human being gets own issue after sexual intercourse आइए समझते हैं पहले इस डेफिनेशन को, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। Reproduction is the process in which a human being gets own issue after
सेक्सुअल इंटरकोर्स। चूँकि हम मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने डेफिनेशन मानव के संदर्भ में दिया हुआ है, अर्थात इसको समझने की पूरी कोशिश करें। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मानव यानी ह्यूमन बींग्स यानी मानव अपने जैसे संतान सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्राप्त करता है, अर्थात उसमें क्या समानताएं होंगी, क्या विविधताएं होंगी, उनको भी समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हम इसे यूनिवर्सल रूप में डिफाइन करें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द नेचुरल फेनोमेना और नेचुरल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट्स ओन इशू इन द नेचुरल वे आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जनन किसी भी जीव का वह प्राकृतिक गुण है जिसके आधार पर वह सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है या प्राप्त करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं। ध्यान रखेंगे हम लोग, मानव एक लिंगी प्राणी होते हैं। चूँकि इस चैप्टर में मेन फोकस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसलिए मैं मानव के बारे में डिटेल स्टडी कराऊंगा आप लोगों को। मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी क्यों? इसलिए एक लिंगी कि मानव प्रायः दो तरीके से डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। पहला मेल जेंडर के रूप में और दूसरा फीमेल जेंडर के रूप में। और दोनों जेंडर अलग अलग इसलिए किए गए हैं। मेल जेंडर दैट मीन्स ऑकरिंग मेल गोनेट्स, यानी कि पुरुष का अपना जननांग होता है। उसी प्रकार से फीमेल हैज़ ओन गोनेट्स, दैट मीन्स फीमेल के पास अपना जननांग है। इन दोनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव एक लिंगी है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर दोनों का अलग अलग लिंग होने के बाद जब इनमें समागम होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके पश्चात एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये एक लिंगी प्राणी है। तो नोट में हम लोग लिखेंगे मानव एक लिंगी प्राणी है। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन हैज और ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल क्रिएचर। अर्थात आप समझ सकते हैं मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल क्रिएचर। आइए ध्यान देते हैं मानव का क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, एक मेल के रूप में और एक फीमेल के रूप में। आखिर ये क्लासिफिकेशन दो जगह क्यों किया गया? क्योंकि मेल दैट मीन्स मेल गोनेट्स के साथ और फीमेल दैट मीन्स फीमेल गोनेट्स के साथ, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का वर्गीकरण। इस बात को हम लोग इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। मानव का वर्गीकरण लिंग के आधार पर दो किया गया, यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जब क्लासिफाइड करेंगे हम तो हम ऐसे कह सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के रूप में, मेल के रूप में और फीमेल के रूप में। मेल दैट मीन्स मेल मतलब पुरुष और फीमेल मीन्स महिला। आखिर पुरुष और महिलाओं में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मेल दैट मीन्स पुरुष, ध्यान दें, फीमेल दैट मीन्स महिला, जिसे बायो में अक्सर नर एवं मादा के रूप में बताया जाता है। ध्यान रखें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का वर्गीकरण हम लोगों ने उसके गोनेट्स के आधार पर कर दिया, अर्थात मेल के रूप में और फीमेल के रूप में। तो सबसे पहले जब हम लोग मेल और फीमेल को उनके शरीर के आकार से बांट रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग उसके शारीरिक बनावट को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि मानव जनन में
इन चीज़ों को पढ़ना और समझना बिल्कुल आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ, उस थ्योरी पर ध्यान रखेंगे आप लोग। फर्स्ट थ्योरी इज दैट, आप ध्यान दे रहे होंगे कि एक पुरुष और एक महिला दोनों के शरीरों में कुछ अंतर होता है। इन अंतरों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि उनके सार्वत्रिक जो लक्षण होते हैं जनन के लिए वो अलग अलग होते हैं। जैसे पुरुषों का शरीर प्रायः लंबा चौड़ा एवं सुदृढ़ यानी कि स्ट्रॉन्ग या कठोर कह सकते हैं, इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से शरीर के अंतर के रूप में महिलाओं का शरीर कोमल, थोड़ा कम लंबा एवं लचीला होता है। दूसरी बात, महिलाओं का स्किन थोड़ा पतला, पुरुषों के एवज में या पुरुषों के रेस्पेक्ट में या औसत में पुरुषों का त्वचा थोड़ा कठोर होता है, जबकि महिलाओं का त्वचा थोड़ा कोमल होता है। ये दोनों अंतर हैं इसके बीच। आइए अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर ये है कि पुरुषों में प्रायः दाढ़ी और मूछें पाई जाती हैं, जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ध्यान दें कि महिलाओं में भी कभी कभी दाढ़ी और मूछ पाए जाते हैं। इसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यानी कि जब महिला के शरीर में हार्मोन्स असंतुलित अवस्था में हो जाएंगे उस समय उनमें भी दाढ़ी और मूछ आने की लक्षणें दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं। आवाज़ के रूप में भी हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पुरुषों का आवाज़ प्रायः मोटा एवं महिलाओं का आवाज़ या मादा का आवाज़ प्रायः कोमल एवं सुरीला होता है। उनकी तारत्व ज़्यादा होती है, यानी नोट्स। आगे देखते हैं, यानी कि रंग के आधार पर भी हम इनका बंटवारा कर सकते हैं। पुरुषों का जो रंग होता है एक्स्ट्रा डार्क होता है, जबकि महिलाओं का जो रंग होता है नॉर्मल होता है, यानी कि एक्स्ट्रा डार्क नहीं होता है। आगे की ओर हम देखते हैं इनमें अंतर, तो पुरुषों के बाल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं एवं महिलाओं के बाल जो होते हैं वो लंबे होते हैं। यानी यदि अगर हम दो शिशुओं को एक साथ, अगर दोनों शिशु का आयु वर्ग एक ही हो और उसमें हम उनके बालों को न काटें, तो हम देखेंगे अवलोकन के आधार पर कि जो मेल बेबी है उसका जो बाल है वो थोड़ा कम बढ़ता है, जबकि फीमेल बेबी है उसका बाल थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि बाल के आधार पर भी उनका बंटवारा किया जा सकता है। आइए देखते हैं। पुरुषों के कंधे प्रायः चौड़े होते हैं शारीरिक रूप में, जबकि महिलाओं का जो कंधा होता है थोड़ा कम चौड़ा होता है। आगे देखते हैं शारीरिक बनावट के रूप में, यानी कि पुरुषों का जो नितंब होता है, यानी कि थाई के पास वाला पार्ट थोड़ा कम निकला हुआ यानी कम उभरा हुआ होता है, जबकि मादा में या महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ होता है। इसका भी एक वजह है यूट्रस के कारण, यानी यूट्रस अपना एक स्पेस बनाता है जिसके कारण इस प्रकार का प्रकृति की देन है कि उनका शरीर इस प्रकार से होता है। और वर्टिब्रा कॉलम के भी कारण, दो कारण हैं, ध्यान रखें आप लोग। इन चीज़ों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि नर और पुरुष दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तथा अगला एक लक्षण और भी मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। यानी कि छाती के आधार पर भी आप महिला एवं पुरुष को अलग कर सकते हैं। यानी पुरुषों की छाती प्रायः हल्की होती है, चपटी होती है, जबकि महिलाओं की थोड़ी उभरी हुई होती है। इसका कारण ये है कि पुरुषों में प्रायः मैमरी ग्लैंड्स यानी दुग्ध ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि पुरुष में जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं इनएक्टिव, यानी कि होने के बावजूद भी क्रिया न कर पाना या न होना, दोनों आप कह सकते हैं, जबकि महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दुग्ध ग्रंथियों के कारण जब कोई महिला कंसीव करती है यानी प्रेग्नेंट जब हो जाती है, तो उनकी जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उनमें दुग्ध का स्रावन होने लगता है, जिसके कारण उनके स्तनों का विकास हो जाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी और आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी। ये यानी आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर बोलचाल के रूप में आप दोनों को अंतर करके आसानी से देख सकते हैं। इन चीज़ों को हम लोग पॉइंट वाइज बनाकर देखेंगे। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल बॉडी, यानी कि मेल के बॉडी में और फीमेल के बॉडी में क्या अंतर है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस करा चुका हूँ। आइए इसका एक
पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, जो रिटन पैटर्न है। ध्यान दें, नर का शरीर प्रायः मजबूत, कठोर एवं आकार में बड़ा होता है। मादा का शरीर पुरुष के अपेक्षा कम मजबूत, कोमल एवं आकार में छोटा होता है। पुरुष का कंधा चौड़ा एवं नितम यानी बटक कम निकला हुआ होता है, जबकि मादा का कंधा कम चौड़ा एवं नितम का आकार पीछे से उभड़ा हुआ होता है। अगला ध्यान दें, मादा की आवाज़ पतली होती है, जबकि मादा की आवाज़ पतली होती है, जबकि पुरुष का आवाज़ मोटा होता है। ध्यान दें, पुरुष के बालों में कम विकास अर्थात छोटे छोटे होते हैं, जबकि महिला के बाल बड़े होते हैं। पुरुषों की छाती में दुग्ध ग्रंथियां अक्रिय होती हैं, जबकि महिला में दुग्ध ग्रंथियां होने के कारण उनका ब्रेस्ट प्रायः उभरा हुआ होता है। यानी कि ध्यान दें, पुरुषों की जो छाती होती है पूरी तरह से उभरी हुई नहीं होती है, क्योंकि उनमें दुग्ध ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते हैं, जबकि माताएं अपने बच्चों को दूध यानी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। पुरुषों की छाती को प्रायः चेस्ट कहा जाता है, जबकि महिलाओं की छाती को ब्रेस्ट कहा जाता है। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब भी एक्सरे वाली कंडीशन होती है तो एक्सरे हमेशा चेस्ट की जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप ये कह सकते हैं कि एक्सरे हमेशा चेस्ट की होती है, ब्रेस्ट की नहीं। थैंक यू।